हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर करने के लिए मैं आज से आपके पास आया हूं। तो एक पॉइंट सब लोगों को पता है ना, कुछ पता होते हुए भी कुछ किया नहीं जा सकता उस बारे में। इज दैट एवरीवन शुड बी नोइंग इन एंड आउट लाइक द बैक ऑफ योर हैंड तुम्हारा करंट अफेयर्स का टॉपिक। और बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स हमारे स्ट्रगल करते रहते हैं कि सर ये करंट अफेयर्स कैसे खत्म करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। रोज न्यूज़पेपर आता है, रोज न्यूज़पेपर आता है, और एक भी नहीं, तुम्हें तो 2-3 न्यूज़पेपर का रेफरेंस किया जाता है। द हिंदू भी पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लो, एटसेट्रा। इतने सारे न्यूज आइटम्स, क्या पढ़ोगे, क्या याद रखोगे, कब रिवाइज करोगे, उम्र निकल जाएगी तुम्हारा, तो भी तुम लोगों को कभी कंफर्ट फैक्टर नहीं आएगा कि ये एग्जाम में जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है उसको कंप्लीट कैसे करना है। सो डोंट वरी, मैं आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त मददगार सीरीज लेकर आया हूं, और इस सीरीज को मैंने नाम दिया है डायरेक्ट टेस्ट प्रैक्टिस। ये है डायरेक्ट टेस्ट प्रैक्टिस। अब डायरेक्ट टेस्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट टेस्ट प्रैक्टिस का मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ एक करंट अफेयर्स जो भी मुझे लगता है रेलेवेंट है, और जबकि वो रेलेवेंट होगा ही 100%, लगता है क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंट होगा, मैं वो भी तुम्हें पढ़ाऊंगा भी। मैं उसको तुम्हारे स्टैटिक पोर्शन यानी कि सिलेबस के साथ कनेक्ट भी करूंगा, और उससे रिलेटेड मैं तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज ही इसी सीरीज में, इसी वीडियो में सारा का सारा रिवाइज भी करवा दूंगा। इसको कहते हैं पंजाबी में बल्ले बल्ले होना। इन अदर वर्ड्स कि तुम्हारा काम हो जाएगा पूरा का पूरा। तुम्हें इसके बाद न्यूज़पेपर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें सिलेबस से रिलेटेड पूरा करंट अफेयर्स मालूम होगा। ऑल्सो मैं तुम्हारा एमसीक्यूज भी करा दूंगा, तो जो तुम्हारी डायरेक्ट टेस्ट की प्रैक्टिस है वो हो चुकी होगी। मैं धीरे धीरे करते करते 2023 से रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यूज और सारे के सारे करंट अफेयर्स खत्म कर दूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 to 2021. So we are going to cover up 2 years. Subsequently, you will not have to study any of these current affairs. So this is my endeavor to help my friends go through an entirely different method of the so-called toughest exam in the world. Alright, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं toughest है, कोई बोलते हैं second toughest है, but tough तो बहुत है। यूपीएससी सीएससी में जिस तरह से भी मैं आपकी मदद करूंगा, ऑलराइट, मेरा प्लान ये है कि आपका हाल ऐसा ना हो। ओके, बेचारे परेशान रहते हो तुम लोग। ओके, करना क्या है, हाउ विल यू मैनेज दिस एग्जाम? डोंट वरी, वी आर विद यू एट एन अकेडमी। हर तरह से मैंने जिस तरह से अपनी प्लस क्लासेस में पढ़ाया, मुझे हजारों एस्पिरेंट्स ने बोला सर इससे सिंप्लीफाइड वे में पॉलिटी पढ़ाया नहीं जा सकता, इतनी कंप्लीट वे में पॉलिटी पढ़ाया नहीं जा सकता, इतना डिटेल्ड में। मैंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स तक पढ़ा दी सारी की सारी विद ह्यूज सिंप्लिसिटी। आज करंट अफेयर्स की बात है, लेट्स डू डायरेक्ट टेस्ट प्रैक्टिस। आज है पहला वीडियो DTP 1। सो डायरेक्ट टेस्ट प्रैक्टिस 1 में आज जो हमारा पहला वीडियो है, दैट इज विद रिलेशनशिप टू पेरारीवलन रिलीज इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। अब मुझे पता नहीं है इस बारे में तुम्हारी कितनी खबर है, या तुमने अखबार में देखा भी है कि नहीं। सर पता नहीं, हम न्यूज देखते हैं कि नहीं देखते। पेरारीवलन को रिलीज किया गया इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस अपने आप में एक बड़ा ही जबरदस्त पॉलिटी टॉपिक हो जाता है, बिकॉज इसमें कई सारे टॉपिक्स कनेक्ट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट की मर्सी पावर्स, गवर्नर की मर्सी पावर्स, क्या जुडिशियल रिव्यू अलाउड है, क्या स्कोप है मर्सी पिटीशन का, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, आर्टिकल 142 का रोल क्या है, गवर्नर और प्रेसिडेंट की इंडिपेंडेंट पावर है या नहीं है, सब कुछ पढ़ेंगे आज, और उसके साथ करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन अदर वर्ड्स, गेट रेडी टू लीव फॉर मसूरी। तुम्हारा रास्ता खुल रहा है। ध्यान से एक एक वीडियो को ध्यान से देखना, रिवाइज करना, तुम्हारे सारे करंट अफेयर्स यहीं खत्म हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। अन अकेडमी में मुझे मेरे कोड सेड लाइव के नाम से जाना जाता है, और ये जो सेड लाइव का कोड है ये आपने यूटिलाइज करना है। सो यू हैव टू यूटिलाइज दिस कोड सेड लाइव एवरी टाइम। आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करो, आइकॉनिक क्लासेस ज्वाइन करो, या फिर ऑप्शनल कोर्सेज ज्वाइन करो। मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग कोड सेड लाइव। ये द लार्जेस्ट टीम ऑन अन अकेडमी है, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू ऑन दिस पार्ट। और अन अकेडमी आपको अलग अलग तरीके से मदद करता है टू गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और अदर कोड है। अगर तुम्हारा मोबाइल कैमरा है, इस कोड को स्कैन कर लो,
तो भी तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे. सो वी आर ऑन अन अकेडमी, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया विद द बेस्ट एजुकेटर्स. सारे सब्जेक्ट्स के लिए, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तक सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एवरीवन ऑन वन प्लेटफॉर्म. ह्यूज अपॉर्चुनिटी. और अगर तुम अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, प्लीज यूज द कोड सेड लाइव और तुम्हें इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप 36 मंथ कोर्स लो, चाहे 24 मंथ, चाहे 18 मंथ, चाहे 12 मंथ कोर्स लो. सो अन अकेडमी पे वी हैव अ होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, होस्ट ऑफ एडवांटेजेस फॉर ऑल आवर एस्पिरेंट्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको हम अलग अलग तरह के कोर्सेज लेकर आए रहे. आरएम बैच फॉर प्रीलिम्स 2024 इज ऑलरेडी लॉन्च. ऑल्सो अगर तुम्हारे पास मनी की प्रॉब्लम है, डोंट वरी, अन अकेडमी आपको 0% EMI पर लोन देने को तैयार है. डोंट लेट मनी कम इन द मिडल or in the way of you becoming an IAS officer. Give yourself a realistic chance. You're a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. So आज का टॉपिक Pirarivalan release and the Rajiv Gandhi assassination case. पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा होना जरूरी है. बैकग्राउंड इसलिए होना जरूरी है क्योंकि मेरा मोटो है ओवर प्रिपेयर एंड ओवर डिलीवर. जब तक तुम्हें बैकग्राउंड, फैक्चुअल बैकग्राउंड नहीं मालूम होता, तब तक तुम क्या उसकी हिस्ट्री समझोगे, क्या तुम उसका कॉन्सेप्ट समझोगे, यू गेट नथिंग आउट ऑफ इट. अब दूसरी बात है, ये भी एक दुख खत्म मत करना कि जब आप इसको फैक्ट्स को पढ़ते हो ना, तो ज्यादातर एस्पिरेंट्स से फैक्ट्स ही पढ़ते रहते हैं. ओहो, हमको सब पता है पेरारीवलन का क्या हुआ था, ओके, कौन से महीने में, कौन सी डेट को, कौन सी जजमेंट आई थी. दैट डज नॉट मैटर. वो सिर्फ इतना पर्पस होना चाहिए उसका, सिर्फ इतना पर्पस होना चाहिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि जी ये बैकग्राउंड था, ये इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, ये रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, दैट्स इट. ओके, अब बैठकर फैक्ट्स मत पता करते रहना. यूक्रेन के पास कितने बॉम्ब है, काले रंग के कितने बॉम्ब है, लाल रंग के कितने बॉम्ब है, ये सब कोई नहीं पूछता. राइट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट. सो ये हमारा वाइटल करंट अफेयर्स नंबर 1. आज का जो टॉपिक है वो है पेरारीवलन केस, और उससे हम पढ़ लेंगे पूरा का पूरा मर्सी पिटिशन. तो ये हेडलाइंस को जरा ध्यान दो, और हेडलाइंस में लिखा है पेरारीवलन राजीव गांधी कॉन्विक्ट रिलीज बाय सुप्रीम कोर्ट साइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स. अब तुम्हें मैं ये भी सिखाता हूं कि इसको पढ़ना कैसे होता है. राइट, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुली फॉलोइंग दिस पार्ट. सो पहली लाइन को पढ़ो, ये हेडलाइंस थी, पेरारीवलन राजीव गांधी केस कन्विक्ट. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड. यहां तक तो हो गई कहानी जो फैक्ट की है. इसके बाद जो लाइन है इसको ध्यान से देखना, रिलीज बाय सुप्रीम कोर्ट साइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स. आज का जो फैक्चुअल प्रॉब्लम है ये पहली लाइन है, और जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ये दूसरी लाइन है. सो कहानी स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से सुनो. सो कहानी जाती है, ऑन द अपर साइड इज पेरारीवलन. नाउ पेरारीवलन इज वन ऑफ दोज पीपल जिनके ऊपर हु हैव अलेज्ड टू हैव कमिटेड द असैसिनेशन ऑफ आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी. राजीव गांधी जी की 1991 में असैसिनेशन हुआ, और अलेजेडली एलटीटी के कुछ मिलिटेंट्स, जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, एंड आई डोंट इवन नीड टू रिवाइज ऑल दिस, along with that Pirarivalan was alleged to have committed that assassination. पहले केस टाडा के केस में चला, टाडा was the Tada Act, okay, which has been repealed, and then finally 1990s के एंड में, if I'm not wrong, 97-98 में finally they were held as guilty. and यहां से स्टार्ट हुआ हमारा एक कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होता है कि जहां पर जुडिशियल प्रोसेस खत्म होता है, जहां पर जुडिशियल प्रोसेस खत्म होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जहां जुडिशियल प्रोसेस खत्म हो जाता है, सारी अपील्स खत्म हो जाती है, डज नॉट मीन कि तुम्हारे साथ जो सजा तुम्हें सुनाई गई है वो खत्म ही होगी या फिर होकर ही रहेगी. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रोसेस इन अ बेटर वे, क्योंकि आपका हेडेक होने लग गया होगा कि सर इतनी सारी चीजें तो हमने कभी पढ़ी नहीं है. बिल्कुल सही बात है. तो इतना तो तुम्हारा हेडेक होगा, और इतनी जल्दी तुम्हारा रिटेंशन होने वाला भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको इतने आराम से ये कनेक्ट होता भी नहीं है. तो मैं तुम्हारा सिरदर्द बचा रहा हूं, ओके, पता चले तुम्हें चक्कर आके गिर गए, फिर तुम बेहोश हो गए, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो पहले मैं तुम्हारी सिरदर्दी पूरी करने के लिए मैं तुमको ढंग से पढ़ा देता हूं, जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, तब तुम्हें ये बात सब कुछ समझ में आने लगेगी. तो वेलकम टू माय इंटरनेशनल स्कूल, ओके, अन अकेडमी इंटरनेशनल. ऑलराइट, सो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं. तो एज आई टोल्ड यू कि जहां जुडिशियल प्रोसेस खत्म हो जाता है, वहां पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल प्रोसेस के बाद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी बाकी है. ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स क्या है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो होती है, इसको हम लोग नॉर्मली मर्सी पिटिशन बोलते हैं,
या फिर क्लेमेंसी पिटिशन बोलते हैं, पावर ऑफ क्लेमेंसी बोलते हैं। मर्सी पिटिशन और क्लेमेंसी पिटिशन, ये तुमने वर्ड कई बार सुना होगा। इसको नॉर्मल हिंदी में दया याचिका बोलते हैं, करेक्ट है। अब ये प्रोविजन दो जगह पर अवेलेबल है, एक अवेलेबल है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक अवेलेबल है टू द गवर्नर। ना कौन सा गवर्नर? गवर्नर वो उस स्टेट का गवर्नर जहां पर वो क्रिमिनल केस या फिर ट्रायल चल रहा था। तो हर एक का गवर्नर का नाम मत ले लेना। जिस जगह पर वो ट्रायल चल रहा था वहां के गवर्नर के पास भी ये पावर होती है। जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है उसको देते हैं आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और गवर्नर के पास जो पावर होती है वो होती है आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ पॉइंट टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि प्रेसिडेंट साहब की ये अपनी मर्जी नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स, ये प्रेसिडेंट साहब की डिस्क्रिशन नहीं होती है। ये उसी तरह से गवर्नर साहब की अपनी मर्जी नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स, ये इनकी भी डिस्क्रिशन नहीं होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के इस पूरी क्लास को समझने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि ये गवर्नर साहब की या फिर प्रेसिडेंट साहब की रिस्पेक्टिवली अपनी मर्जी या फिर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। तो फिर सर किसकी मर्जी होती है? प्रेसिडेंट साहब को मर्जी नहीं होने का मतलब यह है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, या फिर गवर्नर साहब के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। जो भी फैसला होगा वो ये करते हैं, एक्चुअली ये करते हैं। कौन करते हैं? फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, एक्चुअली जो डिसीजन होता है वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर का होता है, और एक्चुअली जो फैसला गवर्नर साहब को दिखता है, जो उनके कागज कलम पे जाता है, वो एक्चुअली स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर का होता है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस देते हैं, प्रेसिडेंट साहब को वो एडवाइस माननी पड़ेगी। ही इज बाउंड बाय द एडवाइस। उसी तरह से जब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं, ही इज ऑल्सो बाउंड बाय द एडवाइस। आज के ये सारे कीवर्ड्स है, इनको लिखना स्टार्ट कर दो, तुम टॉपर बनने के रास्ते पे शुरू हो चुके हो। सो नाउ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे। गवर्नर साहब चाहे ना चाहे उनको हां बोलना पड़ेगा टू दैट एडवाइस। उसी तरह से प्रेसिडेंट साहब भी इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन अदर वर्ड्स, जैसे ही तुम दया याचिका फाइल करते हो, भगवान न करे तुम फाइल करते हो, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, जो भी कॉन्विक्ट है जब वो दया याचिका या फिर मर्सी पिटिशन फाइल करता है तो वो पहुंचता है प्रेसिडेंट साहब के पास, लेकिन वो चले जाता है एक्चुअली टू द होम मिनिस्ट्री, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन हो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्रेसिडेंट के पास जा रहा है कि गवर्नर के पास जा रहा है। इससे क्या हुआ सर? इसका मतलब है वो जो फैसला देंगे वो प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब को मानना पड़ेगा। ये स्टोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं। तो यहां तक अगर मुझे उम्मीद है तो तुम थोड़ा सा रोना पीटना कम कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। इतना मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारी सिरदर्दी थोड़ी सी कम हो रही है। वेरी गुड सर, अब हमको समझ में आ गया। सो स्टोरी वापस चलते हैं पेरारीवलन के पास। सो पेरारीवलन को वॉज हेल्ड गिल्टी। पेरारीवलन के पास चॉइस थी। पेरारीवलन फाइल्ड द मर्सी पिटिशन, दया याचिका। कहां दया याचिका? सब प्रेसिडेंट के साथ भी और गवर्नर के पास भी। गवर्नर कौन सा? तमिलनाडु का गवर्नर। क्यों? क्योंकि केस चल रहा था तमिलनाडु में। वेरी गुड। नाउ द सिचुएशन हैपेंस एंड द एंटायर थिंग इज नाउ फंक्शनिंग। नाउ देयर इज अनदर हेडेक इन आर्टिकल 72 एंड 161। अब इसका दूसरा पोर्शन, तो फिर से हेडेक पकड़ो। ओके, सर पकड़ के करो। मैं तुमको एक और पॉइंट बताता हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं ताकि तुम्हें ये मेजर गेम समझ में आने लग जाए। सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट। नाउ 72 एंड 161 में एक और कहानी है। आर्टिकल 72 एंड 161 आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ओहो, कितनी अच्छी राइटिंग में लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। ओके, इतनी रोमांचक राइटिंग है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। 72 एंड 161 को एक दूसरे से रिलेशन में नहीं लिया जा सकता। प्रेसिडेंट साहब को गवर्नर साहब को फोन नहीं करना, गवर्नर साहब को प्रेसिडेंट साहब को फोन नहीं करना। ये कंप्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट है। प्रेसिडेंट साहब इंडिपेंडेंटली यस बोल सकते हैं, गवर्नर साहब इंडिपेंडेंटली यस बोल सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब इंडिपेंडेंटली नो बोल सकते हैं, गवर्नर साहब इंडिपेंडेंटली नो बोल सकते हैं। कोई किसी को एक दूसरे को पूछ कर करने की जरूरत नहीं। दीज आर 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑल टुगेदर।
फिर से अब पहले वाली लाइन को कनेक्ट करो। तो प्रेसिडेंट साहब को जो भी एडवाइस दे रहे हैं वो यूनियन गवर्नमेंट दे रही है, इन अदर वर्ड्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और गवर्नर साहब को जो भी एडवाइस दे रहे हैं वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे रहे हैं टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब दोनों कनेक्ट हो गया या नहीं हो गया? बहुत ही बढ़िया कनेक्शन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स हमारे ये दोनों कनेक्शन होने के बाद हमें ये बात पता चली कि जी प्रेसिडेंट साहब ने जो फैसला किया वो प्रेसिडेंट साहब को पता है, और गवर्नर साहब को जो फैसला किया वो गवर्नर साहब को पता है। 2 पॉइंट्स बता दिए मैंने तुमको। पहला, बाउंड बाय द एडवाइस। दूसरा कि भैया ये वाला सिचुएशन इंडिपेंडेंट है। थोड़ा सा सिर दर्द कम हुआ? हाँ सर, थोड़ी सी चक्कर काम आने बंद हो गई है। ओके, अब हमको चक्कर नहीं आ रही। तीसरा पॉइंट, फिर से चलते हैं पेरारीवलन के पास। अब पेरारीवलन का जो सिचुएशन वो है कि पेरारीवलन के साथ जो कुछ भी होता 1998 व्हाटएवर, ओके 97, 98, 99, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उस दौरान हुआ था। अब 72 एंड 161 का एक और प्रॉब्लम है। सर कितनी प्रॉब्लम है? मतलब पावर है कि प्रॉब्लम है? अरे बाबा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उसमें ये तो लिखा हुआ है कि आपको क्या मर्सी मिल सकती है, रिप्राइव मिल सकता है, रिस्पाइट रेमिट मिल सकता है, कॉम्यूटेट मिल सकता है, पार्डन मिल सकता है, कहां पे कोर्ट मार्शल में हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन भाई उसमें टाइम नहीं लिखा। ये क्या हो गया? हाँ, उसमें टाइम ही नहीं लिखा। उसमें टाइम नहीं लिखा कि कितने टाइम में यह फैसला करना है। यार ये एक और दुख हो गया। आ जाओ, वापस आ जाओ, तुम अपना सर पकड़ लो। ओके, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। तो फिर से सर पकड़ लिया सर आपने। ऑलराइट, तो अब फिर चक्कर आ रही है तुमको, मुझे मालूम है। करंट अफेयर्स में ऐसे अलग अलग तरीके के करंट लगते हैं, आगे चलेंगे। तो ये जो टाइम नहीं लिखा, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है अनलिमिटेड टाइम है। भैया मर्सी पिटीशन डालो, 50 साल इंतजार करो। नहीं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी लॉ में टाइम नहीं लिखा होता तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि जिस भी अथॉरिटी के पास वो गया हो, जिस भी अथॉरिटी के पास गया हो, तो भैया उनका जिम्मेदारी है, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ये सब कुछ रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीजनेबल टाइम में। ओके, एक जायज टाइम होना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी कि भैया ओहो ले लो जी 10 साल, 20 साल, 25 साल। लेकिन अब दुख यहां पर यह है कि ये जो रीजनेबल टाइम है ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। अब जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा रीजनेबल टाइम के लिए ही इंस्टाग्राम देखना, अब भैया तुम लोग का इंस्टाग्राम रीजनेबल टाइम में चलेगा 5 घंटा। सर अभी तो रील्स ही नहीं खत्म हो रही, मैं ऊपर से स्क्रॉल किए जा रहा हूं, नई रील आई जा रही है, आई जा रही है। बताओ अच्छा लगता है कि किसी की रील बनाई हुई है, किसी ने मेहनत की है और मैं देखना बंद कर दूं? तो भाई ऐसे करोगे तो तुम लोग 2040 में पहला अटेम्प्ट दोगे। ऐसा तो नहीं करना होता ना। रीजनेबल टाइम, ठीक है यार 10 मिनट देख लिया, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा देखोगे इंस्टाग्राम हो गए तो इंस्टेंटली फेल हो जाओगे। सो द सिचुएशन हियर इज कि जब रीजनेबल टाइम है, ओके, ये रीजनेबल टाइम की कोई डेफिनेशन ना होने की वजह से इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। और जब सब्जेक्टिविटी आ जाती है ना बेटा, तो लॉ में उसको आर्बिट्ररी एम्बिगुअस बोलते हैं। और जब ये सब्जेक्टिविटी आती है तो उसमें आमतौर पर जल्दी नहीं होता काम, आमतौर पर डिले होता है। तो एक बड़ा ही लैंडमार्क केस था और उस केस को बोला जाता था शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सो शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2014 में ये हुआ। 2014 के शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एक लैंडमार्क जजमेंट थी द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इन विच द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि अगर अनरीजनेबल डिले है, इफ इट इज अनरीजनेबल, अनजस्ट डिले, प्रैक्टिकली अनलिमिटेड डिले, देन इट इज एक्चुअली वायोलेटिंग आर्टिकल 21। क्या बात कर रहे हो? अरे धमाका हो गया। इट इज एक्चुअली वायोलेटिंग आर्टिकल 21। और अगर तुम्हारा आर्टिकल 21 यानी कि फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ऐसा कोई भी चीज होगा उसको बड़े आराम से सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगा। सो शत्रुघ्न चौहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा स्ट्रांगली वर्ड में बोला था दैट ये कोई मजाक थोड़ा, इट इज नॉट एन आर्बिट्ररी थिंग, ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 72 कहां लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 161 कहां लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो तुम मुझ पर एहसान थोड़ा ना कर रहे हो। अगर मैं एक कॉन्वेक्ट एक दया याचिका लिखते तो मुझ पर कोई एहसान थोड़ा ना कर रहे हो कि उसको एप्लीकेशन लिखने को दे दिया हाई जी ने, वरना तुम देते ही ना। ऐसा थोड़ा, ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू बी एबल टू अप्लाई, टू बी एबल टू पिटिशन द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। हाँ, वो यस बोले या नो बोले वो उनकी मर्जी है, लेकिन इट इज योर राइट टू मेक अ पिटिशन एंड गेट अ रीजनेबल टाइम में रिप्लाई। पॉइंट तो सही है।
आज की क्लास का तीसरा एंगल। तो तुम्हारे हेडेक हो गई है खत्म, और भाई रोना बंद कर, पता नहीं कितना रो रही है। ओके, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब मैंने तीनों चीजें पढ़ा दी तुमको। मैंने तुम्हें पहला बात बता दिया, एक है आर्टिकल 72, दूसरा मैंने तुम्हें बता दिया आर्टिकल 161, मैंने नेक्स्ट पॉइंट ये बताया कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है और गवर्नर साहब की भी डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट, दोनों पावर्स इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट साहब ना गवर्नर साहब से पूछेंगे ना गवर्नर साहब प्रेसिडेंट साहब से पूछेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब कुछ होना चाहिए रीजनेबल टाइम पीरियड में, वरना बाय द स्पिरिट ऑफ और as the understanding of Shatrughan Chauhan was the Union of India 2014 case, this would be considered as violation of Article 21. वाला ऐसे होता है सब्जेक्ट, ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी। ओके, और ये रोना बंद करो यार। ओके, तो अब हम आगे चलेंगे। आज हमारा जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। ओके, और वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है। ऑलराइट, हमने पढ़ लिया आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161। अब हमने हेडलाइन समझ ली, फैक्ट समझ लिए, और मैंने तुम्हें कई सारे फैक्ट्स और के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिए। अब इसमें एक सबसे खतरनाक एंगल जो कि आज का टॉपिक का हेडलाइंस है। नाउ आपको मैंने यह बात बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने शत्रुघ्न चौहान केस में कोर्ट केम हेवीली क्रैशिंग डाउन अपॉन कि यार तुम ऐसा अनरीजनेबल डिले कर लेते हो, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट में या फिर गवर्नर के सेक्रेटेरिएट में, मतलब उनके ऑफिस में, ये जो दया याचिकाएं हैं भरी पड़ी है जी। ओके, कई सालों की पेंडेंसी चल रही है, ना वो हां बोल पा रहे हैं ना वो ना बोल पा रहे हैं, और जब ये ना हां बोलते हैं ना वो ना बोलते, तो ना तुम जीते में रहते हो ना तुम मरते में रहते हो। इन अदर वर्ड्स, तुम्हारा आर्टिकल 21 वायोलेट हो रहा है। ऐसे टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसे जैसे बहुत सारे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के पास एक सॉलिड पावर है, एंड दैट पावर इज कॉल्ड एज आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, अब ये आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो इतने जो तीन हेडलाइंस मैंने तुम्हें ले गया हूं, ओके, अब इसको समझने के लिए आखिरी बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पढ़ना जरूरी है। सो लेट मी एक्सप्लेन आर्टिकल 142। तो सबसे पहले याद रखना, आर्टिकल 142 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। नाउ सर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर क्या है? इसमें जो वर्ड्स है ना वो बड़े भयंकर है। सुप्रीम कोर्ट वर्ड्स में जो बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट, सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित कोई भी मैटर होगा, द सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर और एनी डिक्री। बेटा एनी बोला है, क्या बोला है? एनी बोला है, एनी, ANY, एनी ऑर्डर और एनी डिक्री which it feels is necessary for complete justice. ओहो, क्या मैंने बोला? नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस। सर, ये क्या बोल दिया आपने? इमोशनल कर दिया। कोई भी ऑर्डर, अब कोई भी ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो उनको लगता है दैट इट इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में जो ये ऑर्डर है आर्टिकल 142 का, इट इज नॉट इवन बाउंड बाय लॉ। उसको लॉ भी लिमिट नहीं कर सकता, उसको कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं लिमिट कर सकता। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कोई एक ऐसा ऑर्डर जरूरी है, जैसे अयोध्या वर्डिक्ट में हुआ था, अयोध्या केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 यूटिलाइज किया था। द राम जन्मभूमि केस में जब उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड एक्स कम्युनिटी को देने को अपनी डिक्री में दे दिया था, तो ये नहीं बोला था कि दूसरे कम्युनिटी को कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे कम्युनिटी को ऑल्टरनेट पीस ऑफ लैंड दिया गया। ये कहां से आ गया जी? ये कैसे हो गया? अरे बाबा, ऐसे ही होता है, नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 142 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड पावर्स देता है। वैसे डेमोक्रेसी में कुछ भी अनलिमिटेड होता नहीं है, बट क्लोजेस्ट टू अनलिमिटेड। ओके, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सो ये इंपॉर्टेंट है दैट इट वाज प्रैक्टिकली अनलिमिटेड पावर। आज सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? नादानों, प्यारे बच्चों, भोले भाले,
मेहनत करते हुए बच्चों, अब आएगा फाइनल कनेक्शन फॉर ऑल ऑफ दिस। एक बार सारे पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, 72 161 हो गया सर। दूसरा पॉइंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर इज बाउंड बाय स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। शत्रुघ्न चौहान केस, अनरीजनेबल डिले मत करो, रीजनेबल टाइम में डिसाइड करो। और अगर तुमने अनरीजनेबल टाइम लिया या तुमने अननेसेसरी डिले किया, भाई ये आर्टिकल 21 की वायोलेशन है। सर कर क्या लोगे? 21 की वायोलेशन कर भी लोगे तो कर क्या लोगे? एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर कंप्लीट। ओ माय गॉड, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? In case you are passing or in case you go against the constitutional provision, then we can pass any order necessary for complete justice. Very, very important, very important to realize. Supreme Court has powers of Article 142 of the Constitution. कहां चलेंगे? बैकग्राउंड में। सर फिर वापस कहां नहीं बेटा, अब कनेक्शन सारी क्लियर है। आप देखो कैसे पढ़ते हैं। तो पेरारी वालन का केस, प्रेसिडेंट साहब को उन्होंने पिटीशन की, गवर्नर साहब को पिटीशन की। 72 में प्रेसिडेंट साहब के पास, 161 में गवर्नर साहब के पास। 72 में प्रेसिडेंट वाज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 161 में बाउंड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया, गवर्नर साहब को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ने बोला दे दो, मर्सी दे दो। मैं क्या बोल रहा हूं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ने यह बोला कि गवर्नर साहब हम एडवाइस दे रहे हैं, आप मर्सी दे दो। प्रॉब्लम क्या है? गवर्नर साहब को जब एडवाइस आ गई थी तो गवर्नर साहब ने करना क्या चाहिए था? गवर्नर साहब ने सर करना चाहिए था दया दे दो, एडवाइस आ गई है, बाइंडिंग एडवाइस है, 161 है, वी हैव नो प्रॉब्लम्स ऑन दिस पार्ट। गवर्नर साहब डिड नॉट डिसाइड और डिड नॉट टेक अ डिसीजन, कॉजिंग अनरीजनेबल डिले। और जब ये अनरीजनेबल डिले, उसमें एक्चुअली गवर्नर साहब ने बोला कि मैंने ये फाइल उठाकर प्रेसिडेंट साहब को दे दी। अरे बाबा प्रेसिडेंट साहब को क्यों दे दी? बिकॉज हमारे पॉइंट के अनुसार ये दोनों पावर्स तो इंडिपेंडेंट है। तो जब ये इंडिपेंडेंट पावर्स थी तो किसने फैसला लेना चाहिए था? सर ये फैसला तो गवर्नर साहब ने फैसला लेना चाहिए था, बट उन्होंने लिया नहीं और वो अनरीजनेबल डिले हुआ। हेंस द सुप्रीम कोर्ट केम क्रैशिंग डाउन एंड सेड, हम तुम्हारे फैसले का इंतजार नहीं कर सकते, पेरारी वालन को जस्टिस चाहिए, हम यूज करेंगे आर्टिकल 142, हम पास करेंगे एनी ऑर्डर विच इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस। मुबारक हो मेरा बच्चा। हेडलाइंस, पेरारी वालन राजीव गांधी केस कॉन्विक्ट रिलीज बाय सुप्रीम कोर्ट साइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। सुप्रीम कोर्ट, तुमने से जो नहीं पढ़ पा रहा मैं तुम्हारे लिए पढ़ देता हूं। Supreme Court used Article 142 of the Constitution that grants it extraordinary powers to do complete justice to release Perari Valan, lodged in prison for over 30 years. Supreme Court ने बोला 30 साल से वो बंदा जेल में है, तुम्हारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम फैसला ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं आर्टिकल 142 में। कितने सारे एक छोटे से टाइम पीरियड में मैंने तुम्हारे कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर दिया। एंड दिस इज व्हाट द हेडलाइंस वाज ऑल अबाउट। ऐसे पढ़ना होता है करंट अफेयर्स, ऐसे बनाना होता है टॉपिक मैट्रिक्स। आर्टिकल 72, आर्टिकल 161, आर्टिकल 142, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, हेडलाइंस। इसको जब कनेक्ट करोगे तुम्हें पता चलेगा कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना होता है, कैसे आंसर देना होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, दिस इज हाउ यू बिकम चैंपियंस। सो आज का टॉपिक में ये सारी सिचुएशंस है और ऐसे थोड़े बहुत और भी चीजें हैं जो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, बट ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी पॉसिबल इन दिस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करंट अफेयर आएगा जिससे हम पढ़ेंगे 432 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 433A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये दोनों भी पॉइंट एक आजकल क्वेश्चन आने लग गए। ओके, यू जस्ट डोंट नो। आजकल
यूपीएससी लॉ रिलेटेड, बिल्कुल लॉ, इंट्रिगेट लॉ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, जैसे बेल पे क्वेश्चन आया हुआ है, परोल पे क्वेश्चन आया हुआ है, फरलो पे क्वेश्चन आया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी पे क्वेश्चन आया हुआ है, पुलिस कस्टडी पे क्वेश्चन आया। सो एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि यूपीएससी इज एक्चुअली आस्किंग वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कल तुम लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनोगे, तुम्हें प्रैक्टिकल लॉ मालूम होना चाहिए। सो विल डू दिस ऑल्सो, ओके, जब ये रिलेटेड होगा। ये हमने अपनी प्लस क्लासेस में किया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली आज के करंट अफेयर से ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। मैंने आज तुम्हें पढ़ा दिया एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर और रोल ऑफ द प्रेसिडेंट विज़ गवर्नर। तो 3-4 पॉइंट्स को सबको कनेक्ट करना आज तुम्हारा फर्ज था। मेरे ख्याल से तुमको ये समझ में आ रहा होगा और तुम्हारे मुंह से वाव निकल रहा होगा। सर निकल रहा है या नहीं निकल रहा, आप अपनी तारीफ करे जाओ, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, नेवर माइंड। ओके, मैंने बोला वाह यार क्या पढ़ा है सर, आधे घंटे में आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। तो मैं अपनी तारीफ करा जा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, तुम करो। हो सकता है अगर तुम्हें सच में अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करो, ओके। और अगर बुरी बुरी बातें लिखने का मन कर रहा है तो मत लिखो यार, छोड़ो यार, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। ऑलराइट, सो अच्छी अच्छी बातें तो प्लीज पक्का लिखो, अच्छे अच्छे तारीफ में कुछ ऐसे शेरो शायरी लिखो, मेरी तारीफ करो, दैट्स ऑल, ओके। बट आइडिया यहां पर है कि एक बड़े अच्छे इंटेंशन से, बड़े अच्छे शिद्दत से द बेस्ट ऑफ द नॉलेज आपके साथ शेयर किया जा रहा है। मेक श्योर कि आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को दिखाओ और दुश्मनों को पक्का दिखाओ, ओके, ताकि वो तुम्हें दुआएं दे और फिर वो तुम्हारे दोस्त बन जाए। आइदर वेज, यू नो, वी डोंट नीड एनिमीज, सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस पार्ट। और ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर तुम्हें छोड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता तुमने कितना पढ़ा है, कितना टाइम वेस्ट किया है। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो अब रेडी हो जाओ कमेंट सेक्शन में आंसर देने को। मैं क्वेश्चन पूछूंगा and we'll revise the entire thing ताकि you get a recap of the entire thing because that's the entire thing. So इस तरह से हम करते हैं concept clarity। और अब तो मैं समझ में आ गया कि मैं अपनी तारीफ क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ये जरूरी है कि तुम्हारी भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। मेरा प्लान, मेरा मोटो, ओवर प्रिपेयर एंड ओवर डिलीवर, ओके। लोग जो बोलते हैं कि अंडर प्रिपेयर करो, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, वो फेल हो जाते हैं, ओके। फिर उनको कोई पूछता नहीं, फिर वो अगले साल फिर कोई आके बोलते फिर फेल हो जाते। कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं कि दुनिया में जिसने जो सलाह दी है अगर वो गलत हो गई है तो फिर उसको कुछ रिवॉर्ड दे दिया जाए, थोड़ा डांट दिया जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं। द पॉइंट हियर इज मेरे रिजल्ट्स हैव ऑलरेडी स्पोकन फॉर माई सेल्फ, थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैव क्लियर्ड थ्रू अस। मेक श्योर कि यू ऑल्सो टेक अ गुड अटेम्प्ट एट दिस। पर मेडल चाहिए, ऐसा गोल्ड मेडल चाहिए, तो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस पार्ट। गेट रेडी। क्या सर? गेट रेडी। तुम भी सोचोगे कैसे लिए गेट रेडी? पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, आराम से पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हैव द पावर ऑफ क्लेमेंसी? आर्टिकल 72, ए चॉइस, बी चॉइस आर्टिकल 161, सी चॉइस आर्टिकल 32, डी चॉइस आर्टिकल 13। मैं घड़ी के हिसाब से तुमको 60 सेकेंड दूंगा, 60 सेकेंड में आंसर दो, फटाफट आंसर दो। मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ देम। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अपने नोटबुक में आंसर दे सकते हो तो नोटबुक में दे दो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में दे दो। मैं तो ज्यादा खुश होऊंगा अगर तुम कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे तो, ताकि लोगों को तो पता चले तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? और 30 सेकेंड हो चुके हैं, दिमाग लगा के आंसर दो। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, अभी 15-20 सेकेंड बाकी है, फटाफट आंसर दो। आज ही अगर तुम्हारा टेस्ट हो गया उसके बाद तुम्हें ये वाला सब करंट अफेयर करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, एंड द टाइम इज अप। मेरे ख्याल से उम्मीद के अनुसार आंसर करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 72 पावर ऑफ क्लेमेंसी। एक्चुअली पावर ऑफ क्लेमेंसी वर्ड तो टेक्निकल है, उसमें लिखा हुआ मर्सी, तो मर्सी के हिसाब से रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमेट, कॉम्यूटेट, पार्डन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। मुझे उम्मीद है कि तुमने ये ठीक से कर लिया है और इस तरह से तुमको पूछा नहीं जाता। हाँ, ये सही है। मैं फिर यही बात बोल रहा हूं, तुम्हें ये इस तरह से नेसेसरली पूछा नहीं जाएगा, तुम्हें कॉम्प्लिकेट करके पूछा जाता है। मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके पूछ रहा हूं। आई एम ओनली मेकिंग यू रिवाइज, ओके। यूपीएससी कभी भी इतना सरल भाषा में नहीं पूछेगा, ओके। ये कोई बच्चों वाले एग्जाम नहीं है, दे विल कॉम्प्लिकेटेड। और हो सकता है यही टॉपिक जो अभी हमने क्वेश्चन के फॉर्म में डाला है ये एक्चुअली एक चॉइस के फॉर्म में आ जाए। सो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। मैं यहां पर तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा हूं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे। Which article of the Constitution
provides for the governor of a state to have the power of clemency? लो sir. Article 72, Article 161, Article 32, Article 13. Which article of the Constitution provides for the governor of a state to have the power of clemency? दिमाग के साथ आंसर देना. अभी तुम्हारे पास 30 सेकेंड है. क्विकली कमेंट्स में आंसर दो. तुम्हारा आज के बाद फिर तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इसको बोलते हैं वन फुल फ्लेजेड पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाना. रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Which article of the Constitution provides for the governor of a state to have the power of clemency? 72, 161, 32 और 13 और 15 सेकेंड रह गए. बताओ, मैं तुम्हें घड़ी के अनुसार वो दे रहा हूं. 72, 161, 32 और 13. क्विकली आंसर. टाइम इज अप. फटाफट अपने आप को चेक करते जाओ. आंसर ऑफ कोर्स इज 161. तो कभी गलती से इन्वर्ट करके मत आ जाना. ओके, जहां 72 है वहां पे 72 मार्क करना, जहां 161 है वहां पे 161 मार्क करना. उल्टा सीधा लिखकर आ जाओ मत. ओके, तो अब तक दो हो गए. हमारा पहला हो गया प्रेसिडेंट पावर ऑफ क्लेमेंसी 72, गवर्नर 161. एक और क्वेश्चन. सर चक्कर आ रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकांट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय यूजिंग आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन या फिर ऑल ऑफ द अबव. 3-4 बार मैं क्लास में बोल चुका हूं, पता नहीं तुम्हें क्या क्या याद रहेगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकांट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय यूजिंग आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है. टफ लग रहा है. हाँ, कोई बात नहीं. अब देखो, मैं फिर एक और बात बोल रहा हूं. इतने सरल भाषा में यूपीएससी कभी नहीं पूछता. तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इतनी सरल भाषा में आने वाला है तो ऐसा आएगा नहीं. वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेंगे, लेकिन फैक्ट्स अगर तुम्हें मालूम होंगे तो यूल बी एबल टू टॉलरेट ऑल दैट. झेल लोगे तुम सारे के सारे. ऑलराइट, तुम्हारे पास बच गए हैं अबाउट 20 और मोर सेकेंड्स आंसर देने को. रेडी? एंड आंसर ऑफ कोर्स इज ऑल ऑफ द अबव. रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, कॉम्यूटेशन एंड पार्डन. ये 5 चीजें हैं जिनको प्रेसिडेंट साहब आपको दे सकते हैं इफ यू अप्लाई अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसके बारे में फिर किसी और दिन जब बहुत ऐसा कुछ और कोई करंट अफेयर आएगा तो मैं तुम्हें और डिटेल में समझा दूंगा कि रिप्राइव क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है, रेमिट क्या होता है, कॉम्यूटेट क्या होता है, पार्डन क्या होता है. लेट्स नॉट मिक्स इट अप. एंड एक और क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग can be provided to the applicant by the governor of a state by using article 161 of the constitution? सर कैसी बातें करो. रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? सेम क्वेश्चन, सिर्फ प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो गए, 72 की जगह 161 हो गए. ऑलराइट, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम मिल रहा है. आंसर दो. Which of the following can be provided to the applicant by the governor of a state by using article 161? तुम्हारे पास बच गए हैं about 20 odd seconds. Make sure that you do it. Reprieve, respite, remission or all of the above. सोच समझ के आंसर दो. अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो तुम्हें ऐसे भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था दोनों को पावर्स है, दोनों को इंडिपेंडेंट पावर्स है, तो प्रैक्टिकली दोनों को करीब करीब सेम ही पावर्स होगी. सो आंसर ऑफ कोर्स इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, ये दोनों ही पावर्स गवर्नर और प्रेसिडेंट को प्रैक्टिकली सेम है. देयर आर सर्टेन थिंग्स कि कहां वो पार्डन कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट एज आई सेड वील डू इट एट सम अदर टाइम. अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, टॉपिक को पकड़ के रखेंगे. Who amongst the following can exercise mercy powers in case of court martial proceedings? For those of you जिनको court martial का आइडिया नहीं होता, ये जो मिलिट्री या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो मिलिट्री डिफेंस फोर्सेस में होता है, वहां पर एक जनरल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है. उस जनरल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कोर्ट मार्शल बोलते हैं. उनके अपने ही एक्ट्स होते हैं, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उनको कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं. अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर ऐसे भी दे पाओगे. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी. सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया. अरे कोई बात नहीं, घबराते नहीं. Who amongst the following can exercise mercy powers in case of court martial proceedings? अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नहीं, ये बड़े काम के क्वेश्चन है.
एंड थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओगे तो तुम आंसर दे पाओगे। तुम्हारे पास बच गए हैं अभी अबाउट 20 सेकेंड्स। मेक श्योर दैट यू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल। ओके, सो आंसर ऑफ कोर्स इज, अरे वाह, देखो जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है वो तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ाया हुआ वो भी थोड़ा सा अक्कल यूज कर लेते तो हो जाता। क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया है, तो ये पावर्स प्रेसिडेंट साहब के पास ही हो सकते हैं, गवर्नर ऑफ अ स्टेट के पास तो हो ही नहीं सकता। तो इतना भी तुम ऐसा एक गुड, रीजनेबली गुड, फेयर काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट कर सकते थे कि ये तो प्रेसिडेंट के पास होती। नेवर माइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following, which of the following landmark judgments of the Supreme Court dealt with unreasonable delay in dealing with mercy petitions? शत्रुघ्न चौहान केस, हुसैन आरा खातून केस, मरू राम केस, श्रेया सिंघाल केस। सर चक्कर आ रही है, कोई बात नहीं, घबराना मत, मैंने ये तो पढ़ाया हुआ है तुमको। तो ये एक 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 करके हम ऐसे बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स भी कर चुके हैं हम लोग, हमने प्लस क्लासेस में बहुत डिटेल में किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे ये कर भी लूंगा। ऑलराइट, जैसे जैसे एज एंड व्हेन वी गेट अ करंट अफेयर विल डू द सेम विद हिम। बट आज का वाला तो मैंने काफी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो तुम्हारे पास है अबाउट 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। मेक श्योर दैट यू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट्स of the Supreme Court dealt with unreasonable delay in dealing with mercy petitions? शत्रुघ्न चौहान केस, हुसैन आरा खातून केस, मरू राम केस एंड श्रेया सिंघाल केस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे तुम्हें इससे ज्यादा टाइम देना चाहिए, बिकॉज यू आर एब्सोल्यूटली क्लियर विद दिस पार्ट। आंसर ऑफ कोर्स इज शत्रुघ्न चौहान केस। शत्रुघ्न चौहान केस 2014 में सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद दिस मैटर दैट there has to be, although there is no time limit given, but there has to be a limited, there has to be some kind of reasonability कि आप कितना डिले कर सकते हो, अदरवाइज इट विल वायोलेट आर्टिकल 21। अब आएगी तुमको चक्कर। ऑलराइट, which of the following landmark judgments of the Supreme Court dealt with, and I'm putting it under quote unquote, binding advice of the Council of Ministers on the President in dealing with mercy petition? सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने शब्दों में डाला है, तो मैं तो चाहता था कि तुमको समझ में आए। तो इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट साहब को, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि प्रेसिडेंट साहब इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, प्रेसिडेंट साहब बाउंड है, उनको जो एडवाइस मिलेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनको उसी के अनुसार ये करना पड़ेगा। ये क्या किसी जजमेंट में आया था? हाँ, अगर आया था तो इनमें से कौन से में आया था? थोड़ा सा एलिमिनेशन का मेथड यूज करोगे तो बिंदास तुम क्वेश्चन कर पाओगे। सो ए बी सी डी, शत्रुघ्न चौहान केस, हुसैन आरा खातून केस, मरूराम केस या श्रेया सिंघाल केस। इसके साथ साथ एक और पॉइंट समझ लेना कि जरूरी नहीं है कि तुमको जजमेंट मालूम भी हो, ओके, लेकिन तुम्हें उस जजमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट है वो ऊपर लिखा ही हुआ है, बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द प्रेसिडेंट। तो तुमको जो एक्चुअली फैक्चुअली पता ना, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दिमाग लगाओ, आंसर दो। ओके, 60 सेकेंड से आराम से दिमाग लगाओ, एलिमिनेट करो और आंसर देने की कोशिश करो। शत्रुघ्न चौहान, हुसैन आरा खातून केस, मरूराम केस एंड श्रेया सिंघाल केस। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन और बहुत ही खतरनाक आंसरिंग होनी चाहिए। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी शार्प इन पॉलिटी, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस लाया, वरना तुम आराम से बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हो। आंसर इसका बड़ा क्लासिकल है। देखो, शत्रुघ्न चौहान एलिमिनेट किया जा सकता है, बिकॉज अभी अभी हमने किया हुआ है। हुसैन आरा खातून केस एक बड़ा पुराना PIL है, हेबियस कॉर्पस का। और श्रेया सिंघाल केस तुमने सुना होगा, अगर तुमने सुना होगा, इतना पढ़ाई करते हो, तो ट्विटर और फेसबुक का केस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ये सब प्लस वाली क्लासेस वाले जो होंगे उनको तो मैंने इससे जरा हटवा दिया है, जिनको नहीं आता था वो एलिमिनेशन से कर सकते हैं मरूराम केस। राइट, सो यू कैन ऑल्सो डू दिस ऑन पार्ट। और इनफैक्ट मरूराम केस में जुडिशियल रिव्यू भी किया गया था ऑन द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 72, तो एक तरह से वो भी आंसर हो जाता है। अब इसको आंसर देने की कोशिश करो। Which of the following landmark judgments of the Supreme Court dealt with judicial review in dealing with mercy petitions? यार सर क्या है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? अब तो एलिमिनेट कर दो नादानो, अब तो पढ़ा दिया। शत्रुघ्न चौहान केस, हुसैन आरा खातून केस, पुरुष सुधाकर केस या श्रेया सिंघाल केस। अब तो एलिमिनेट कर दो, अब क्या करोगे? अरे अब तो आंसर आ गया सर। All right, which of the following landmark judgments of the Supreme Court dealt with judicial review in dealing with mercy petition? यार अब तो पूरा का पूरा बता दिया है। ओके, पहले वाले दिखा दूं? हाँ सर, देखो। ओ ओ
देख, मतलब मैं कितना भोला हूं बताओ, अपने क्वेश्चन के लिए खुद ही तुम्हारे मदद कर रहा हूं। सो आंसर ऑफ कोर्स तुम्हें ही देना है, एलिमिनेट करके देना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे तो तुम अपने आप आंसर दे पाओगे। शत्रुघ्न चौहान केस, हुसैन आरा खातून केस, अपूर्व सुधाकर केस, श्रेया सिंघाल केस। टेंशन वाला क्वेश्चन है, टेंशन कुछ नहीं इसमें। 30 सेकंड का टाइम है, आराम से सोचो, आंसर देने की कोशिश करो, एंड द टाइम इज अप। मेरे ख्याल से ये बड़ा सिंपल सा, अगर मैं पहले वाला क्वेश्चन दिखाया था तो मैंने बता दिया, शत्रुघ्न चौहान कुछ केस हो चुका है, हुसैन आरा खातून केस हम कर चुके थे, श्रेया सिंघल केस हम कर चुके थे, तो बचा था अपूर्व सुधाकर केस, इसमें भी जुडिशियल रिव्यू है। सो दो केसेस, मरूराम केस एज वेल एज अपूर्व सुधाकर केस, 2006 का ये केस था। ओके, इसमें जुडिशियल रिव्यू यूज किया जा सकता है। द कोर्ट कैन इंक्वायर इनटू द पावर्स ऑफ द मर्सी पिटिशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, वो यूटिलाइज हुआ था इस केस में। ऐसा मुझे लग रहा था कि तुम बड़े आराम, और सर ये क्वेश्चन मत पूछो, अब तो हमको सपने में भी आ जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस? आर्टिकल 32, आर्टिकल 142, आर्टिकल 72, आर्टिकल 161। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स? सर अब ना हम चिल्ला चिल्ला के आंसर दे सकते हैं, अब भी तुम गलत करोगे? नहीं सर, अब क्या गलत करेंगे, अब तो सपने में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। सो डोंट वरी, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस? ए, बी, सी और डी। एंड लेट्स होप कि तुम इसका आंसर दे पाए। सर ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है बेटा, मैं टाइम पूरा दे रहा हूं, जबकि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस क्वेश्चन को एज इट इज आंसर दे पाओगे। सो 32, 142, 72 और 161, तुम्हारे पास रह गए 10 सेकेंड। मेक श्योर दैट यू आंसर दिस, फटाफट आंसर दो, कमेंट सेक्शन भरा होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हो। ऑलराइट, सो आंसर ऑफ कोर्स इज आर्टिकल 142, जो हमने कर लिया था, that the Supreme Court can pass any order which it feels is necessary for complete justice. So ये हो जाएगा the entire contest. अब सर एक और क्वेश्चन, which article of the Constitution was invoked by the Supreme Court to release Perarivalan in the Rajiv Gandhi assassination case? सर ऐसा नहीं लग रहा कि देखा दिखाया क्वेश्चन है? बेटा मैं तो भोला सा हूं, ओके, भोला सा क्वेश्चन है ये, तो तुम्हारे पास 60 सेकेंड है, इस बारे में विचार करो। 32, 142, 72, 161. Which article of the Constitution was invoked by the Supreme Court to release Perarivalan in the Rajiv Gandhi assassination case? 32, 142, 72, 161. And the time is कितना टाइम लगेगा यार, अभी तो बाकी है, दिमाग लगाओ, आंसर दो। तो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है सर, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर गए। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही क्वेश्चन मिक्स है, पहले वाला और बाद वाला। ओके, वही पावर्स जो आर्टिकल 142 में नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस है, वही पावर को यूज किया था, वो आज की हेडलाइंस थी। दिस इज कॉल्ड एज टीचिंग, दिस इज कॉल्ड एज लर्निंग। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट, ऐसे बनते हैं चैंपियंस। दिस इज वॉट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बिकम। मेक श्योर दैट यू बिकम लाइक दिस। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं तुम्हें इस तरह से प्रिपेयर कर रहा हूं दैट यू विल बिकम अ विनर। सो देयर आर मेनी 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 कोर्सेज विच आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू। ऑलराइट, हमारे पास आरम बैच, ऑलराइट, हमारे पास रफ्तार बैच, ऐसे कई सारे कोर्सेज हम लेते हुए आएंगे। Make sure that you give yourself a realistic chance of cracking this exam. Make sure that you belong to Team Sid Live. So welcome to Team Sid Live. Please use my code SIDLIVE, SIDLIVE, and join our plus classes. I'll be very very happy. और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, प्लीज मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। आपको और कोई स्पेशल करंट अफेयर्स का पढ़ने का दिल कर रहा है, मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा। उसी तरह से मैं आपके लिए इसके साथ MCQs भी कर दूंगा, and I will continue to bring more current affairs out of my own volition. Make sure that you are a part of it. Like, share, and subscribe. I'll be very, very happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.